जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक पेपर सोल्व करने वाले हैं और इस पेपर के अंदर हम ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किए हैं, इस लेवल के क्वेश्चन को शामिल किए हैं जिस लेवल का पेपर 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में जो अब पेपर होने वाला है उसमें आने वाले हैं। तो एक तरीके से मैं इस पेपर को एक मॉडल पेपर बोल सकता हूँ, एक मॉक टेस्ट बोल सकता हूँ, जो आपका एनालिसिस करवाएगा। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डीआई का क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर देखो, डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का डीआई फिक्स होता है हमारे। और यहाँ पर देखो, डीआई में हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, पेपर में थोड़ी सी कि हम जल्दबाजी कर देते हैं और जो डीआई होता है डायरेक्टली उसी को देखते हैं। डीआई से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या लिखी हुई हैं उसको हम नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो डीआई का इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक अस्पताल में की गई कोरोना जांच को कोष्ठक के भीतर और किसी दिन विशेष में शहर में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका में अंतर्विष्ट प्रदत्त के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो, यहाँ पर सीन क्या है। यहाँ पर ये अस्पताल है, अस्पताल ए, अस्पताल बी, अस्पताल सी और अस्पताल डी। और यहाँ पर सिटी फर्स्ट, सिटी सेकंड, सिटी फोर और सिटी फोर हैं ये टोटल। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो संख्या है इसके बारे में लिखा हुआ है स्पेशली यहाँ से कि अस्पताल में, प्रत्येक अस्पताल में की गई कोरोना की जांच को कोष्ठक के भीतर। अब ये जो संख्या है, जैसे 100 है, 50 है, 100 है, 50 है, ये क्या है, इसका मतलब है, जैसे मैं सबसे पहले इसका मतलब समझाता हूँ कि यहाँ पर 100 का मतलब क्या है। 100 का मतलब है कि अस्पताल सी में टोटल 100 कोरोना के व्यक्तियों की जांच की गई थी। अस्पताल ए में 100 कोरोना के व्यक्तियों की जांच की गई। अस्पताल डी में 50 कोरोना के व्यक्तियों की जांच की गई। अस्पताल बी में 50 कोरोना के व्यक्तियों की जांच की गई। और यहाँ पर सिटी फर्स्ट, सिटी सेकंड, सिटी थर्ड, सिटी फोर्थ लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो संख्या है ये हमें किसको बता रही है, जो कैंडिडेट कोरोना पॉजिटिव निकले ना उनकी संख्या को बता रही है ये। अब जैसे मैं दोबारा समझाता हूँ, यह अस्पताल ए है, इसमें टोटल 100 कैंडिडेटों की जांच हुई कोरोना की। सिटी फर्स्ट में 30 कैंडिडेट पॉजिटिव निकले, सिटी सेकंड में 35 कैंडिडेट पॉजिटिव निकले, सिटी थर्ड में 15 कैंडिडेट पॉजिटिव निकले और सिटी फोर्थ में 10 कैंडिडेट पॉजिटिव निकले। इसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अस्पताल में कुल 50 लोगों का सैंपल लिया गया कोरोना का, जिसमें सिटी फर्स्ट में 10 पॉजिटिव निकले, सिटी सेकंड में 10 पॉजिटिव निकले, सिटी थर्ड में 5 पॉजिटिव निकले और सिटी फोर्थ में 15 पॉजिटिव निकले। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा इसको पढ़ने के बाद कि ये टेबल का मतलब क्या है और ये जो संख्याएं ये हमें किसके बारे में बता रही हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, किस शहर से पॉजिटिव होने वाली व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की रिपोर्ट मिली है। अब देखो, यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पर बताना है कि किस शहर से पॉजिटिव होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की रिपोर्ट मिली है। बताओ, सिटी सेकंड, सिटी फर्स्ट, सिटी फोर या सिटी थर्ड। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अब इसमें आओ और यहाँ पर आपको चेक करना है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि किस शहर से पॉजिटिव होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की रिपोर्ट मिली है। हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैंडिडेट निकले हैं। तो इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो और इन सभी को जोड़ दो। और यहाँ पर जो टोटल मान आएगा उसमें जो अधिकतम मान आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। जैसे सिटी फर्स्ट में 30 और 15 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 30 15 45, 45 और 5 50, 50 और 30 80 90 आ गए यहाँ पर। अब इसको जोड़ लो,
20, 50, 85। अब इसको जोड़ लो 20, 40 और अब इसको जोड़ लो, यहाँ पर कितना आएगा 35। तो इसका अधिकतम संख्या, कोरोना पॉजिटिव की अधिकतम संख्या सिटी फर्स्ट में है, न्यूनतम संख्या सिटी 4 में है। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है कि नेगेटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है, कि टोटल नेगेटिव कितने कैंडिडेट पाए गए हैं। तो इसका सीन क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखो टोटल कितने सैंपल लिए गए, पहले तो ये देखो टोटल कितने सैंपल लिए गए। अब ये वो कैंडिडेट हैं जो पॉजिटिव निकले हैं, इन सभी को जोड़ो और इन सभी को जोड़ो। अब जो टोटल है वो कितना आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 300 है टोटल। ठीक है, और ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हो कि नेगेटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है, तो हमें उन व्यक्तियों का प्रतिशत निकालना है यहाँ पर जिनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। अब इसके लिए क्या करना है, देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला तरीका तो ये कि नेगेटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या था, दूसरा पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या था। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल कितने कोरोना टेस्ट कैंडिडेट थे जिनकी रिपोर्ट ली गई, जिनका सैंपल लिया गया। तो टोटल 300 कैंडिडेट थे जिनका सैंपल लिया गया। उसके बाद में ठीक है, टोटल 300 कैंडिडेटों का सैंपल लिया गया था। ये वो कैंडिडेट थे जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो यदि आप इनको जोड़ोगे टोटल, तो मेरे प्यारे साथियों ये टोटल निकल कर आएगा 250। ठीक है, इनको आप ऐड कर सकते हो, 250 आएगा। अब 300 में से 250 निकाल दो, क्या बचे 50। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके के डाटा आ गए। 250 कैंडिडेट तो क्या थे, कोरोना पॉजिटिव थे। 50 कैंडिडेट क्या थे, कोरोना नेगेटिव थे। और टोटल कितने कैंडिडेट थे, 300। अब आपको नेगेटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत निकालना है। तो इजी सा तरीका है, 50/300 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16.6 के आसपास इसका आंसर आएगा, जो आप निकाल भी सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है, तो 250/300 गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 250 में आप 3 का भाग दे दो, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इसका आंसर होगा। इसको आप और भी इजी तरीके से कर सकते हो। टोटल कितने हो गए प्यारे साथियों, 16.6% कैंडिडेट क्या है जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। तो आप 100 में से 16.6 को निकाल दो, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कैंडिडेटों का प्रतिशत निकल कर आ जाएगा 84 पॉइंट, जो भी वैल्यू आएगी वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को आप सोल्व, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। सिटी फर्स्ट और सिटी थर्ड में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सिटी फर्स्ट और सिटी थर्ड में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिटी फर्स्ट में टोटल कितने कैंडिडेट थे जो पॉजिटिव थे, और सिटी थर्ड में टोटल कितने कैंडिडेट थे जो पॉजिटिव थे, उनको जोड़ लो और उनका अनुपात निकाल लो। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। अब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो 30, 15, 35 और 10 ये होता है टोटल 90। ठीक है, आप ऐड कर सकते हो 45 और 45 90 हो गए। 15, 5, 15, 5 ये होता है 30, सॉरी 40। ठीक है, 40। अब ऐसे क्वेश्चनों में एक हमारे से सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम ऐसा लिख कर देते हैं, जैसे 90/40 कर दिया। कुछ लोग 40/90 कर देते हैं जल्दबाजी में, जीरो को जीरो से काट देते हैं, जीरो को जीरो से काट देते हैं। ठीक है, और फिर आंसर कुछ और ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशली ये ध्यान में रखना है, जैसे आपने टोटल जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखो कि अनुपात किस तरीके से निकलवा रहा है, किस तरीके से मतलब है सिटी फर्स्ट सिटी थर्ड। तो सबसे पहले आप सिटी फर्स्ट की वैल्यू लिखो 90 अनुपात, फिर आप सिटी थर्ड की वैल्यू लिखो 40। ठीक है, फिर काटो, तो आंसर क्या आएगा, 9/4 आएगा। ठीक है, कई बार यहाँ पर ऑप्शन में जैसे 9/4 तो यहाँ पर दिया हुआ है और ऑप्शन 1 बना होता है
4:9। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन सही होने के बावजूद हम छोटी सी जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि सबसे पहले सिटी 1 लिखा हुआ है तो सिटी 1 की वैल्यू लिखो, फिर सिटी 3 लिखा हुआ है तो सिटी 3 की वैल्यू लिखो। ठीक है, और हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 40:90 भी लिख देते हैं, 0 को 0 से काट देते हैं, 4:9 हो जाता है। और हमें ऑप्शन में भी 4:9 भी अवेलेबल रहता है और 9:4 भी अवेलेबल होता है। हम इसको ठीक करके आ जाते हैं, हम खुश होते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, लेकिन जब आंसर की मैच करते हैं तब पता चलता है कि छोटी सी जल्दबाजी की वजह से हम क्वेश्चन को गलत करके आ गए, फिर हम पॉइंटों से फेल हो जाते हैं। सिटी 4 में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या था। ठीक है, तो सिटी 4 में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत, तो ये क्या है, वो कैंडिडेट हैं जो पॉजिटिव हैं। ठीक है, सिटी 4 में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का हमें प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना है। आप खुद सोल्व करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई लोगों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताओ, अभी मैंने समझा दिया बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन। अब आपको इसको खुद को सोल्व करना है। हाँ, आप चाहो तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं समझा देता हूँ। सिटी 4 का टोटल पॉजिटिव संख्या कितनी है, 35 है बटा 300 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस अस्पताल में अधिकतम व्यक्तियों के पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट मिली है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको खुद को सोल्व करना है। इसका मैं कोई भी आपको ना तो तरीका बताऊंगा और ना ही मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। बताओ, जो टीचिंग के 3 लेवल थे, मेमोरी लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था और रिफ्लेक्टिव लेवल था। मतलब स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बोध स्तर, ये तीनों के तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है, कि शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है कौन सा है। बताओ, स्मृति स्तर शिक्षण है, बोध स्तर शिक्षण है, विमर्शक स्तर शिक्षण है या रचनात्मक स्तर शिक्षण है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा किसके बारे में समझा देता हूं। जो स्मृति स्तर शिक्षण होता है वो याद करने पर फोकस करता है। बोध स्तर शिक्षण होता है जो समझने पर फोकस करता है। और जो विमर्शक स्तर शिक्षण होता है जिसको हम चिंतन स्तर भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल भी बोलते हैं, ये चिंतन करने पर या मनन करने पर फोकस करता है। ठीक है, सबसे आधार क्या है इन तीनों लेवलों का, यदि मैं आधार की बात करूं तो सबसे मेन आधार है स्मृति स्तर, किसका, बोध स्तर का। बोध स्तर आधार है विमर्शक स्तर का। ठीक है, तो यदि आपको इनके आधार के हिसाब से यदि जमवाया जाए, इनको क्रम से व्यवस्थित करवाया जाए, तो आधार के आधार पर सबसे निम्न स्तर है स्मृति स्तर का, उससे बड़ा स्तर है बोध स्तर का और सबसे बड़ा स्तर है विमर्शक स्तर का। ठीक है, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल के प्रयोग की मांग करता है तो वो होता है विमर्शक स्तर। यहाँ पर जो विमर्शक स्तर पर जो लोग काम करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता है। जैसे हम जब यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देते हैं तो उसमें विमर्शक स्तर या चिंतन स्तर का प्रयोग किया जाता है। जहां पर किसी समस्या के ऊपर चिंतन करने के लिए कहा जाता है, वहां पर आपको उस समस्या के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और यदि मैं
शिक्षा का स्तर जो सबसे निम्न कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है तो वो होगा स्मृति स्तर शिक्षण। ठीक है, तो सबसे निम्न कोटि के चिंतन कौशल की मांग कौन करता है? स्मृति स्तर करता है। और सबसे उच्च कोटि के चिंतन कौशल के प्रयोग की मांग कौन करता है? विमर्शक स्तर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन व्यस्त शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है? यहां पर कौन सी ऐसी विशेषता है जो वयस्क शिक्षार्थी से संबंधित नहीं है? अब यहां पर आपको वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं पता होनी चाहिए कि वयस्क शिक्षार्थी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि वयस्क शिक्षार्थी के अंदर आप कितनी एज के विद्यार्थी को शामिल करोगे। अब मैं इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, वे उचित स्थिर पहचान खोजते हैं, वे संतुलित चयन कर सकते हैं, बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि कौन वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है? अब देखो, वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं बताते हैं। वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं। जो वयस्क होते हैं, जो वयस्क स्टूडेंट होते हैं, वो बिल्कुल परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, ज़्यादा एज के होते हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। वे उचित स्थिर पहचान खोजते हैं, ये बात गलत है। वे संतुलित चयन कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं, ये भी गलत है। तो वयस्क शिक्षार्थी की ये तीन विशेषताएं हैं। वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, वे संतुलित चयन कर सकते हैं। बाकी ये दो बिल्कुल गलत हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मिलाना है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सांस्कृतिक, संस्था, शिक्षण अधिगम, शिक्षण पद्धति, संकाय संबंध, बौद्धिकता और परिवार। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आपको मिलान करना है यहाँ पर। बताओ। देखो यहाँ पर मैं मिलान करवाता हूँ। मनोवैज्ञानिक क्या है? मनोवैज्ञानिक बौद्धिकता से संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवार से संबंधित है, संस्था संकाय संबंध से संबंधित है, और शिक्षण अधिगम मेरे प्यारे साथियों शिक्षण पद्धति से संबंधित है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरीके से मिला सकते हो। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का प्रकार जो शिक्षार्थी एवं शिक्षक को भी प्रतिपुष्टि देता है। बताओ। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं, समेटिव मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन होता है, ये सारे के सारे मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन कैंडिडेटों ने मेरी पेड क्लास ले रखी है उनको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखो, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थी को और शिक्षक को दोनों को फीडबैक देने का काम कर रहा है। अब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को फीडबैक बैक कौन सी स्थिति में मिलेगा? अब जैसे यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो भाई इस क्वेश्चन का आप आंसर दो। आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मेरे पास फीडबैक आ गया कि ये टॉपिक बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, और आपको पता चल गया कि सर ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका हमने आंसर दे दिया, मतलब हमारे ये टॉपिक समझ में आ गया। दोनों साइड आपको फीडबैक मिल गया बीच में। अब यदि मैं पढ़ाते समय बार बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता जाऊं आपसे, तो आपको तो फीडबैक मिलेगा कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सर हमसे जो भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं हम उनका सही ढंग से आंसर दे रहे हैं। तो आप हम मेरे को आंसर देने का फीडबैक दे रहे हो, आंसर देने का काम कर रहे हो, आप मेरे को आंसर के रूप में फीडबैक दे रहे हो।
ठीक है, आपको खुद को फीडबैक मिल रहा है कि हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सर के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं उनका हम सही आंसर दे रहे हैं। मेरे को फीडबैक मिला, क्या मिला मेरे को फीडबैक, कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी के सभी बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। और यदि आप गलत आंसर दो, सपोज दैट मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप किया पढ़ाते समय, बीच में आपने उसका गलत आंसर दिया, तो मेरे मन में एक सवाल बैठ जाएगा कि यार बच्चों को समझ में नहीं आया, यदि इनको समझ में आता तो ये इसका सही आंसर देते, मेरे को शायद दोबारा समझा देना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसको दोबारा समझाऊंगा। मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, आपने उसका गलत आंसर दिया, मैंने आपको कहा कि आपने गलत आंसर दिया है, तो आप क्या करोगे, आप मेरे को बोलोगे कि सर प्लीज इस टॉपिक को एक बार आप दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का मतलब, कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब ये स्थिति कब होती है, कक्षा के दौरान, कक्षा चल रही है और उसी दौरान क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, उसी दौरान मूल्यांकन का काम चल रहा है। तो ये कौन से मूल्यांकन में होता है, ये फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन में होता है। अब मैं तीनों के तीनों मूल्यांकन के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बताता हूं मैं रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बोलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन का वो प्रकार है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान का मतलब है कि क्लास चल रही है और उसी दौरान बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं बीच बीच में पूछ लेता हूं, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, आप उसका आंसर देते रहते हो। मतलब कक्षा चल रही है और उसी दौरान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप उन क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हैं। मैं, आप यदि गलत आंसर दे रहे हो तो मैं उसको दोबारा से सही ढंग से समझा रहा हूं आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। और यदि आप सही आंसर दे रहे हो तो मैं आपको बताता हूं कि हाँ आपका सही आंसर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसी तरीके से पढ़ो। तो रचनात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन से हमें सीखने का मौका मिलता है, रचनात्मक मूल्यांकन से हमें उस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखने का मौका मिलता है। रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे संडे टू संडे टेस्ट होते थे, मंडे टू मंडे टेस्ट होते थे, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे टीचर पढ़ाता रहता था बीच में खड़ा करके क्वेश्चन पूछ लेता था, तो वो क्या होता था, रचनात्मक मूल्यांकन होता था। संकलनात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, जिससे सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे हमारी जो वार्षिक परीक्षाएं होती थी, वार्षिक परीक्षाएं कब होती थी, बिल्कुल लास्ट में होती थी। और वार्षिक परीक्षा होने के बाद में हम यदि पास होते थे तो अगली क्लास में बैठ जाते थे, और यदि फेल हो जाते थे तो वापस उसी क्लास में बैठ जाते थे। ठीक है, तो जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इससे हमें सर्टिफिकेट मिलता है। और उसके बाद में बात की जाए नैदानिक मूल्यांकन, तो जो नैदानिक मूल्यांकन है, अब ये आपको बताना है कि डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है ये आप बताओ। मैं बहुत अच्छे से इनको अच्छे से समझा चुका हूं। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। स्वयं के चतुर्थक हैं, स्वयं के चतुर्थक है दृश्य व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जिसे डाउनलोड किया जा सके, ऑनलाइन विचार विमर्श मंच, शंका निवारण के लिए समय समय पर विशेषज्ञों का आकलन। ठीक है, कथन सेकंड है स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु समर्पित है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है प्यारे साथियों। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, स्वयं के चतुर्थक हैं, स्वयं के चतुर्थक है तो स्वयं की SWAYAM इसकी फुल फॉर्म बताओ। स्किल वेब, यहां से मैं शुरू कर चुका, अब आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। स्वयं के चतुर्थक है दृश्य व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जिसे डाउनलोड किया जा सकता है, ऑनलाइन विचार विमर्श मंच, शंका निवारण के लिए समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा आकलन। ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
शिवम प्रभात 34 डीटीएच चैनलों का समूह है जो 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु समर्पित है। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब वैकल्पिक प्राकल्पना स्वीकार्य हो, निराकरणीय प्राकल्पना के अस्वीकार्य होने की संभावना कहलाती है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों आंसर होगा शक्ति। सही, इसका आंसर क्या होगा? शक्ति होगा, शक्ति कहलाती है। ठीक है, शक्ति कहलाएगी, पावर। जब वैकल्पिक प्राकल्पना स्वीकार्य हो, निराकरणीय प्राकल्पना के अस्वीकार्य होने की प्रसंभाव्यता कहलाती है शक्ति। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह वैधता किस नाम से जानी जाती है जहां मापक वैधता का आकलन इसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है तथा जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न होता रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। बताओ जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों अभिसारी वैधता। वैधता क्या होती है, वैधता के जितने भी प्रकार हैं ये मैं पेड क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाचिक दत्त के स्रोत हैं? बताओ यहां पर वाचिक दत्त का स्रोत क्या क्या है? वेरिएबल डाटा का सोर्स क्या है? यहां पर वेरिएबल डाटा का सोर्स बताना है ट्रैफिक सिग्नल है, अर्ध संरचित साक्षात्कार है, विवरणात्मक साक्षात्कार है, केंद्रीय समूह है, शरीर भाषा है। बताओ वाचिक दत्त के स्रोत क्या क्या है? यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल है, अर्ध संरचित साक्षात्कार है, विवरणात्मक साक्षात्कार है, केंद्रीय समूह है, शरीर भाषा है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। वाचिक दत्त का मतलब है, वाचिक दत्त का मतलब है वर्बल डाटा। जो वर्बल डाटा का सोर्स बताना है यहां पर कि कौन सा है जो वर्बल डाटा का सोर्स है। एक नॉन वर्बल होता है, एक वर्बल होता है। वर्बल डाटा वो होते हैं जो हमें बोलकर प्राप्त होते हैं और नॉन वर्बल वो होते हैं जो हमें बिना बोले हुए किसी मतलब संकेत से मिलते हैं। ठीक है, एक वर्बल होता है जो हमें बोलकर मिलता है, एक नॉन वर्बल जो हमें देखकर बिना बोले हुए मिलता है। जैसे मैं यहां पर समझाता हूं, ट्रैफिक सिग्नल रेड, ऑरेंज और ब्लू। जैसे ब्लू बत्ती हुई हम चलना शुरू कर देते हैं, जैसे रेड हुई हम तुरंत रुक जाते हैं। ये बत्तियां बोलती नहीं है लेकिन जैसे हमें दिखती हैं, जैसे रेड दिखी हम तुरंत रुक जाएंगे, जैसे ग्रीन दिखी हम चलना शुरू कर देंगे। हमें बता रही है ये, लेकिन ये बिना बोले हुए संकेतों के माध्यम से बता रही है। तो ये क्या है? नॉन वर्बल है। ठीक है, अर्ध संरचित साक्षात्कार, साक्षात्कार चाहे संरचित हो चाहे अर्ध संरचित हो। अब अर्ध संरचित और संरचित दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। एक संरचित साक्षात्कार होता है, एक अर्ध संरचित साक्षात्कार होता है। बाकी और भी होते हैं, जैसे नैदानिक साक्षात्कार भी होता है। साक्षात्कार के जितने भी टाइप्स हैं ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर मैं संरचित और अर्ध संरचित दोनों साक्षात्कारों के बारे में समझा देता हूँ। संरचित साक्षात्कार वो साक्षात्कार होता है जो बिल्कुल एक फिक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जहां पर सारा सब कुछ फॉर्मेट फिक्स होता है और उसको फॉलो करके इंटरव्यू लिया जाता है। अर्ध संरचित साक्षात्कार वो होता है जहां पर कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता। ठीक है, जहां पर फॉर्मेट फिक्स नहीं है, जिस इंटरव्यू का फॉर्मेट फिक्स नहीं है उसको हम अर्ध संरचित साक्षात्कार कहेंगे। और जिस इंटरव्यू का यदि पूरा फॉर्मेट फिक्स है और उस फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है तो उसको हम संरचित साक्षात्कार कहेंगे। विवरणात्मक साक्षात्कार ये बिल्कुल फुल डिटेल वाला होता है। ठीक है, केंद्रीय समूह, केंद्रीय समूह का मतलब होता है जैसे 8-10 लोग बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट बीच में बैठ गया, उसके चारों तरफ बाकी के लोग बैठ गए। जैसे स्कूल में क्या होता है, क्लास में क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो बीच में बैठ जाते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट उनके चारों तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेंटर होता है डिस्कशन का वो किसके ऊपर होता है? टीचर के ऊपर होता है। हमारा सभी का टीचर के ऊपर फोकस होता है, टीचर का हम सभी के ऊपर फोकस होता है और फिर हम क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? केंद्रीय समूह होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है?
वर्बल डाटा के सोर्स हैं। शरीर की भाषा, जैसे आपने किसी का उदास चेहरा देखा, उसने कुछ नहीं बोला लेकिन आप समझ गए कि ये क्या है, दुखी है। आपने किसी का खुशी के साथ चेहरा देखा, हंसता हुआ चेहरा देखा, ऊपर के दांत दिख रहे हैं, हंस रहा है, बिल्कुल स्माइल है चेहरे पर। उसने कुछ नहीं बोला लेकिन आप समझ गए कि भाई साहब इसको कुछ खुशी है, देख कितना हंस रहा है, चेहरे पर स्माइल है, मतलब कुछ खुशी का काम हुआ है। तो वर्बल डाटा वो होते हैं जो हमें भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल डाटा वो होते हैं जो हमें किसी संकेत के माध्यम से मिलते हैं, जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, बिना शब्दों से हमें ज्ञान मिलता है। शरीर की भाषा, बिना शब्दों से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप कि वर्बल डाटा और नॉन वर्बल डाटा। वर्बल डाटा वो डाटा होते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से मिलते हैं। नॉन वर्बल डाटा वो होते हैं जो हमें बिना शब्दों के किसी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय और विज्ञानपरक प्रक्रिया है। कथन सेकंड है, एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्तिक एवं दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। बस थोड़ा सा आपको समझना है क्वेश्चन को। देखो भाई लोगों, इस क्वेश्चन का सीन क्या है। एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण, पुनरीक्षण का मतलब होता है, एक तो निरीक्षण होता है जिसको आप खुद जाकर चेक कर रहे हो, एक पुनरीक्षण होता है उसका दोबारा से निरीक्षण करना, उसकी बार बार जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण प्रतिकरणीय और विज्ञान परक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रतिकरणीय मतलब रेस्पॉन्स वाली, और रेस्पॉन्सिबल और विज्ञान परक प्रक्रिया है। एक पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। यहां पर पारदर्शी का मतलब है कि बिल्कुल साफ चीजें दिखाने वाला। जैसे जो कांच होता है वो पारदर्शी का, जैसे पारदर्शी का मतलब क्या होता है, पारदर्शी का मतलब है कि जैसा है बिल्कुल वैसा दिखा रहा है, किसी तरीके की कोई उसके साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, जैसा है बिल्कुल वैसा दिखा रहा है। जैसे कांच हमारे लिए पारदर्शी का काम करता है, हम कांच में देखते हैं जैसा हमारा चेहरा है बिल्कुल एज इट इज वैसा दिखता है। तो कांच हमारे लिए क्या कर रहा है, पारदर्शिता का काम कर रहा है, ठीक है। एक कांच के गिलास में पानी रखा हुआ है और कांच पारदर्शी है, तो उस कांच के गिलास के अंदर जो भी रखा हुआ है वो हमें बिल्कुल क्लियरली एज इट इज दिखाई देगा। तो पारदर्शी का मतलब होता है कि जो जैसा है बिल्कुल वो वैसा का वैसा दिख रहा है, ठीक है। तो पारदर्शी पुनरीक्षण का मतलब क्या है कि जब आप निरीक्षण करने के लिए गए, आपने पारदर्शिता को फॉलो किया, मतलब जो जैसा काम हो रहा था आपने बिल्कुल उसी तरीके से उसको देखा। ऐसा नहीं कि चलो ये काम तो मेरा दोस्त कर रहा है यार, इसको मैं नीचा नहीं दिखाना चाहूंगा, इसके काम को तो मैं सही बता ही देता हूं, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। पारदर्शिता में नहीं देखा जाता कि काम आपका बेटा कर रहा है, आपकी बेटी कर रही है, आपकी वाइफ कर रही है, ठीक है। पारदर्शिता का मतलब है कि काम चाहे कोई भी कर रहा हो, काम ठीक होना चाहिए। यदि गलत हो रहा है तो आप उसको गलत बता रहे हो, यदि काम ठीक हो रहा है तो आप उसको ठीक बता रहे हो। एवं दूसरे पूर्वाग्रह को कम करने में हमारी सहायता करता है। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, हमारे मन में जो पहले से साइकोलॉजी बैठी होती है किसी भी काम को लेकर। जैसे आप नेट जैब का पेपर देने के लिए गए हो, आपने पहले से साइकोलॉजी बैठा ली कि यार मेरा 3 घंटे में तो पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, आपने पहले से साइकोलॉजी बैठा ली, ठीक है। और आप अच्छे से बैठा लिए कि यार 3 घंटे में तो हो ही नहीं सकता पेपर, तो भाई होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही क्या कर लिया, पूर्वाग्रह कर लिया। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से किसी भ्रांति को अपने मन में बिठाना, ठीक है। तो इसको हटाने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। तो जो पारदर्शी पुनरीक्षण है वो व्यक्तिगत और दूसरों के पूर्वाग्रह को कम करने में हमारी सहायता करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय और विज्ञान परक प्रक्रिया, यह बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, आपस में मिलाना है। ये कुछ चरों के प्रकार हैं, स्वतंत्र चर, निर्भर चर, नियंत्रण चर और विभक्त चर। विषयों को विशिष्ट कोटि में बांटने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उपभागों में बांटा नहीं जा सकता। कारण संबंधी वह चर जो प्रभावित तो होता है। बताओ।
देखो, ऐसे क्वेश्चनों को मैं सोल्व करने का एक निंजा टेक्निक बताता हूँ आपको। अब देखो, आपको नहीं पता ये क्वेश्चन, सपोज दैट आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, बाकी मैं चरों के प्रकार बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हूँ। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे यार ये खुद की क्लास की बढ़ाई कर रहे हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है भाई लोगों। जो कैंडिडेट पेड बैच में उनसे खुद से आप डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। आप खुद बताओ कि मैंने आपको चर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मूल्यांकन, साक्षात्कार, ये मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना प्लीज। ठीक है, अब देखो आपका ये पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, आपने देखा चर है, स्वतंत्र चर, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, बिल्कुल फ्रीडम होता है, जिसके साथ हम किसी तरीके का कोई फेरबदल कर सकते हैं, जिसके ऊपर किसी तरीके का किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, एक स्वतंत्र होता है, एक परतंत्र होता है। परतंत्र वो होते हैं जिनके ऊपर लोगों का दबाव रहता है, ठीक है, जो दूसरे के प्रभावित होने पर अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, जो दूसरे के बदलने पर अपने आप बदल जाते हैं। निर्भर, तो देखो एक तो स्वतंत्र चर है और एक परतंत्र चर है। परतंत्र चर को आप निर्भर भी कह सकते हैं। निर्भर चर क्या है, दूसरों पर निर्भर है। अब दूसरों पर निर्भर है तो क्या सीन हुआ, सपोज दैट वो जिस डाटा पर निर्भर है वो डाटा बदल गया तो वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र चर के ऊपर किसी तरीके का किसी डाटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिल्कुल फ्रीडम होता है। ठीक है, निर्भर चर क्या होता है, निर्भर चर ऐसा चर होता है जो स्वतंत्र चर के बदलने पर ऑटोमेटिकली बदल जाता है, वो निर्भर चर होता है। अब देखो यहां पर वह चर जो प्रभावित होता है, निर्भर चर हुआ भाई, एक चर के बदलने पर जो चर ऑटोमेटिकली बदल रहा है, ऑटोमेटिकली प्रभावित हो रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, निर्भर चर कहोगे। तो ये आपको पता चल गया है कि वो चर जो प्रभावित होता है उसको हम निर्भर चर कहते हैं। अब देखो यहां पर बी चार से कहां मिल रहा है, बी चार से मिल रहा है, ठीक है, केवल एक आने की वजह से ही आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर दिया। ठीक है, आगे का देख लो, स्वतंत्र चर कारण संबंधित चर होता है, ठीक है, नियंत्रण चर विषयों को विशिष्ट कोटि में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपभागों में नहीं बांटा जा सकता, विविक्त चर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक का अभिवादन गुड मॉर्निंग से करता है, यह संचार का माध्यम है, बताओ। कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक का अभिवादन गुड मॉर्निंग के साथ करता है तो यह कौन सा संचार होगा, वाक होगा, उसने वर्बल कम्युनिकेशन किया, स्पीच दिया, उसने बोलकर बताया, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोला है तो उन्होंने क्या किया, बोला है, स्पीच, ठीक है, तो सोर्स भी नहीं है, इंटेंट भी नहीं है और इफेक्ट भी नहीं है, यहां पर क्या होगा, वॉक आंसर होगा। आगे, कक्षा में संचार कक्षा में संचार के आयाम है, कक्षा में संचार के कौन कौन से आयाम है ये आपको बताना है। देखो कक्षा में संचार के आयाम क्या क्या है, दुर्बोधता का स्तर गलत है, अवलोकन का स्तर बिल्कुल ठीक है, अंतर्वेशन का स्तर ये भी गलत है, साभिप्रायता ये ठीक है और मानकीय निर्णय ये ठीक है। ठीक है, तो कक्षा में संचार के आयाम क्या क्या है, अवलोकन का स्तर है, साभिप्रायता है और मानकीय निर्णय, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद में हम थोड़ा आगे बात करते हैं, संचार उन सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है जिनका प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे समाज पर पड़ता है। संचार किसी भी समाज के विकास, अनुरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन में सहायक नहीं है, बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि संचार उन सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है जिनका प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे समाज पर पड़ता है, बात बिल्कुल ठीक है। संचार किसी भी समाज के विकास, अनुरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन में सहायक नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है। भाई संचार के द्वारा आप बोलकर अपने समाज का विकास कर सकते हो, आप बोलकर अपने समाज का अनुरक्षण कर सकते हो, आप बोलकर अपने समाज की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको सुधार सकते हो। सक्रिय श्रवण के चरणों को क्रम से बताओ, जो सक्रिय श्रवण होता है उसके चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। बताओ,
देखो इसका सबसे पहले आएगा, इनको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा रिसीविंग, ठीक है, रिसीविंग ऑप्शन ए पर आएगा। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग आएगा, उसके बाद में मूल्यांकन आएगा, उसके बाद में रिमेंबरिंग आएगा, और सबसे लास्ट में मेरे प्यारे साथियों रेस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद वाक्य के प्रारूप हैं, उनके उद्देश्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो। रात्रिकालीन भोजन के पश्चात किया गया भाषण, शैक्षणिक भाषण, विपणन कार्य से संबंधित भाषण, राजनीतिक भाषण। अभिप्रेरित करना या अनुनय करना, प्रभावित करना, मनोरंजन करना जिसका सूचना परक होना आवश्यक नहीं है, संसूचित करना। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। रात्रिकालीन भोजन के पश्चात किया गया भाषण मनोरंजन करना जिसका सूचना परक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, शैक्षणिक भाषण संसूचित करना, विपणन कार्य से संबंधित भाषण प्रभावित करना, राजनीतिक भाषण अभिप्रेरित करना या अनुनय करना। ठीक है भाई, रात्रिकालीन भोजन के पश्चात जो हम भाषण करते हैं, रात को खाना खा लिया उसके बाद में हम जो बातें कर रहे हैं वो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो सूचना परक हो। भाई खाना खाते ही हम जो डिस्कस करते हैं, जो बातें करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सूचना परक बातें हों, उनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिले, वो हमारे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें शैक्षणिक भाषण, ये संसूचित होता है, ये बिल्कुल एक फिक्स स्ट्रक्चर वाला होता है और ये एक 100% नई सूचना देता है। ठीक है, जो शैक्षणिक भाषण होता है ना, वो कभी भी मनोरंजन के टाइप का नहीं होता है, वो ऑलवेज कैसा होता है, संसूचित होता है, वो ऑलवेज हमें एक नई सूचना देने वाला होता है। ठीक है, विपणन कार्य से संबंधित भाषा, विपणन का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, तो विपणन कार्य से संबंधित जो भाषा होती है वो हमें प्रभावित करने वाली होती है भाषण। और राजनीतिक भाषण होता है वो अभिप्रेरित करने वाला होता है या फिर अनुनय करने वाला होता है, मोटिवेट करने वाला होता है। ठीक है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्ण विभाज्य है। भाजकता का नियम मैं समझाया था भाई, जब मैंने रीजनिंग पढ़ा, मैथ पढ़ाया था, वहां पर मैंने भाजकता का नियम पढ़ाया था। जो मेरी बुक है उसमें भी मैं भाजकता के नियमों को बहुत अच्छे से लिख रखा हूं, बहुत अच्छे से मैं समझा रखा हूं। ठीक है, ये साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बैंक में साधारण ब्याज की दर क्या है यदि मूलधन 8 वर्ष में 5,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, आपको दर बतानी है। मिश्र धन यहां पर 10,000 रुपए हो गया, मूलधन 5,000 हो गया, समय आपके पास कितना है, 8 वर्ष है। ब्याज का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन सॉरी ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है भाई, क्या है सीन, एक बैंक में साधारण ब्याज की दर क्या होगी यदि मूलधन 8 वर्ष में, तो समय हमारे पास क्या है, 8 साल है। मूलधन 8 वर्ष में 5,000 रुपए से बढ़कर, मतलब मूलधन कितना था, 5,000 से बढ़कर 10,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो भाई 8 साल पहले मूलधन कितना था, 5,000 रुपए था। 8 साल बाद में टोटल बढ़कर कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला आपको 8 साल में, 5,000 रुपए का। 10,000 हो गया टोटल वैल्यू, उसमें से 5,000 आपका जो मूलधन था उसको हटा दो, मतलब 5,000 का क्या हुआ, ब्याज मिला आपको। तो ब्याज का मान कितना आ गया, 5,000, मूलधन का 5,000, दर आपको निकालनी है, समय की वैल्यू है 8 वर्ष बटा 100। इसको सोल्व कर दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 5,000 बराबर 5,000 गुणा 8 गुणा दर बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से जीरो। अब इसको सोल्व कर लो बस। ठीक है, बस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अब आप इसको सोल्व कर लो। व्याप्ति सार्वभौमिक सहवर्तिता का संबंध है, केवल दो एकिक वस्तुओं के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करता है। व्याप्ति में व्यष्टियों के वर्गों के मध्य संबंध को अभिव्यक्त किया जाता है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो
व्याप्ति सार्वभौमिक सहवर्तिता का संबंध केवल दो एकक वस्तुओं के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। व्याप्ति में व्यक्तियों के वर्गों के मध्य संबंध को अभिव्यक्त किया जाता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल 100% गलत है। बढ़ती हुई तीव्रता क्रम में पदों की श्रृंखला कब होती है? बढ़ती हुई तीव्रता क्रम में पदों की श्रृंखला कब होती है? जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पदों की अपेक्षा अधिक विशेष्य या सप्रथार्थ होता है। जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होता है। जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से कम विशेषज्ञ का संप्रथार्थ होता है। जब श्रृंखला का प्रत्येक पद पूर्व पद की तुलना में कम विशिष्ट होता है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बढ़ती हुई तीव्रता क्रम में पदों की श्रृंखला कब होती है? भाई बढ़ती हुई तीव्रता हमें कब पता चलेगी कि बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है? तो ये हमें कब पता चलेगा? जब अधिक होगा। जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पदों की अपेक्षा अधिक विशेषक का संपर्कांक होगा। जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होगा। ठीक है, यहां पर ये दो गलत हैं, आंसर सी यहां पर सही है। महान क्रिकेट खिलाड़ी सुधीर का कहना है कि मेडिसल्फा साबुन स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि यह वस्तुतः सही होगा। यहाँ पर कौन सी फालसी है? भाई जितने भी फालसी हैं मैंने बहुत अच्छे से समझा है। मैंने टोटल 22 प्रकार की फालसियों को समझाया है। तो आपने यदि मेरा फालसी वाला वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को 100% ठीक करेंगे। तो यहां पर होगा मेरे प्यारे साथियों असंबद्ध व्यक्ति का हवाला देना। न्याय दर्शन में तर्क की विषय वस्तु मुख्य विचार है और इसका शाब्दिक निरूपण केवल आकस्मिकता का विषय है। न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाना है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो यहां पर आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। न्याय दर्शन में तर्क की विषय वस्तु मुख्यतः विचार है और इसका शाब्दिक निरूपण केवल आकस्मिकता का विषय है। बिल्कुल ठीक है ये। न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाना है। ये भी ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 25 क्वेश्चन ठीक किए, यहाँ पर 25 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। और 25 क्वेश्चनों में आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं ये आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। और चलो थोड़ा आगे और देख लेते हैं। ठीक है, तुम गोल्डन पियर ब्रांड का फोन खरीदना चाहते हो। किसी के भी हाथ में गोल्डन पियर के फोन अच्छे लगते हैं और सभी बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों इसे लिए हुए देखे जा सकते हैं। तो यहां पर बताओ कौन सी फालसी देखने को मिलेगी आपको? बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। अपील टू पीपुल, यहां पर अपील टू पीपुल फालसी होगी या आर्ग्यूमेंट एड्स पॉपुलम फालसी होगी यहां पर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम फालसी होगी। अब ये क्या होती है ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जब किसी पॉपुलर कैंडिडेट की बात की जा रही हो, ठीक है ना। देखो ठीक है, तुम गोल्डन पियर ब्रांड का फोन खरीदना चाहते हो। किसी के भी हाथ में गोल्डन पियर के फोन अच्छे लगते हैं और सभी बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों इसे लिए हुए देखे जा सकते हो। तो यहाँ पर पॉपुलर होने की बात की जा रही है किसके? गोल्डन पियर ब्रांड के फोन की। ठीक है, गोल्डन पियर ब्रांड का जो फोन है उसको यहाँ पर पॉपुलर होना बताया जा रहा है कि वो क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर फोन है। तो यहाँ पर क्या होगी? आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम फालसी होगी यहाँ पर। ठीक है, CAE की फुल फॉर्म क्या है? मैंने भाई साहब कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म है उन सभी की एक वीडियो बना दी है, परसों के दिन बनाया था। और उसमें मैंने लगभग 250 के आसपास आपको फुल फॉर्म बताई थी कंप्यूटर से रिलेटेड, और उन्हीं में से ये एक है। तो इसका सही आंसर बताओ आप। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म होगा, ऑप्शन सी।
कंप्यूटर का हार्डवेयर इसके भौतिक एवं मूर्त विशेषताओं को निरूपित करता है। प्रयोक्ता की अपेक्षा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए सॉफ्टवेयर है। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा। देखो, कंप्यूटर का हार्डवेयर इसके भौतिक और मूर्त विशेषताओं को निरूपित करता है। बात बिल्कुल सही है। हार्डवेयर क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम उठा सकते हैं। जैसे सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। इनको हम उठा सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकली तरीके से अवेलेबल होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम उठा नहीं सकते, उनको हम छू नहीं सकते। जैसे हमारे, मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो हमारे अंदर जो दिमाग है वो क्या सॉफ्टवेयर है, जिसको हम ना तो देख सकते, ना उसको हम छू सकते, ना हम उसको उठा सकते। लेकिन हमारा जो हाथ है, हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो बाल हैं, हमारे जो नाक है, हमारा जो कान है, ये क्या है? हमारे शरीर के हार्डवेयर है, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रयोक्ताओं की अपेक्षा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम बना बनाए सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यहां पर यह गलत है। यह प्रयोक्ताओं की अपेक्षा के अनुसार नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता कि आपकी इच्छा के अनुसार बना दिया जाए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं बनता, इसलिए ये यहां पर गलत है। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। घर्षण पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कृतिका अपना विज्ञान प्रयोजन प्रस्तुति बना रही है। वह अपने प्रत्येक पृष्ठ के नीचे घर्षण पर प्रस्तुति यह वाक्यांश जोड़ना चाहती है। उसे किस विकल्प का प्रयोग करना होगा? प्रोजेक्ट का, बुलेट का, फोटर का या हेडर का? बताओ। वो मेरे प्यारे साथियों फुटर का प्रयोग करेगी। किसका? फुटर का। डेटाबेस तार्किक रूप से संबंध प्रदत्त से संबंधित है। असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव और कंप्यूटर को एक साथ लाना है। अब असेंबली भाषा क्या है? असेंबली भाषा में हम असेंबली कोड का प्रयोग करते हैं। अब असेंबली कोड, जिनको हम नोमेनिक कोड भी बोलते हैं, क्या होते हैं बताओ? असेंबली भाषा में असेंबली कोड का या नोमेनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि नोमेनिक कोड कौन कौन से होते हैं, नोमेनिक कोड क्या होते हैं। डेटाबेस तार्किक रूप से संबंध प्रदत्त से संबंधित होता है। बात बिल्कुल सही है। असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव और कंप्यूटर को एक साथ लाना है, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात यहाँ पर गलत है। असेंबली भाषा में असेंबली कोड का प्रयोग किया जाता है, नोमेनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। नोमेनिक कोड में क्या होता है? हर एक शब्द को शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। जैसे नवंबर को हम नोवी में लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर को हम डीआर से लिख दिया, कंप्यूटर को हम सीओएम से लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। ब्लॉकचेन का उद्देश्य क्या होता है? बताओ, ब्लॉकचेन का उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सुरक्षित रखना। ठीक है, डाटा को सुरक्षित करना ब्लॉकचेन का उद्देश्य होता है। जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाला घास पात है जो बहुत ज्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है। जब इसे पोषक तत्वों से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मल जल में उगाया जाए। वाटर होस्टिंग, सेल्विनिया व डकवीड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण हैं। अब बताओ प्यारे साथियों। देखो, जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाली घास पात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो बहुत ज्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है, ये बात भी ठीक है। जब इसे पोषक तत्वों से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मलजल में उगाया जाए। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वाटर होस्टिंग, सेल्विनिया और डकवॉर्ड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक आंसर है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ई ई कचरा संगठक लिखा हुआ है, उनके उपयोग लिखा हुआ है। जैसे मर्क्यूरी पारा, पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, ब्रोमिनेटेड फिल्म रिकॉर्डेट्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इंसुलेशन है, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स है, कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफार्मर है। अब यहां पर सही आंसर क्या होगा, इनको मिलान करके बताओ प्यारे साथियों। देखो,
मर्क्यूरी पारा का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? फ्लैन स्किन मॉनिटर्स में करते हैं। ठीक है। पीसीबी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटॉर्डेंट्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में करते हैं हम। ठीक है। और पीवीसी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इंसुलेशन में किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। विद्युत उत्पादन में नाभिक ऊर्जा का भारत में हिस्सा क्या है? भाई ऊर्जा में ये मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत दोनों मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है। जो गैर नवीनीय ऊर्जाकरण स्रोत हैं जिनसे हम फिलहाल में कितनी विद्युत उत्पादित कर रहे हैं, कितनी प्रतिशत, दोनों में बता रखी है मैंने कि सूर्य के द्वारा हम कितनी प्रतिशत और कितनी ऊर्जा उत्पादित करते हैं। हम इसके द्वारा, नाभिक के द्वारा हम कितनी और कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त उत्पादित करते हैं। जल के द्वारा हम कितनी और कितनी प्रतिशत विद्युत उत्पादित करते हैं। और सूर्य के प्रकाश के द्वारा, मतलब सौर के द्वारा हम कितनी और कितनी प्रतिशत ऊर्जा उत्पादित करते हैं। पवन के द्वारा हम कितनी और कितनी प्रतिशत ऊर्जा उत्पादित करते हैं। ये सारा सब कुछ मैं बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, वीडियोज में भी और मेरी बुक में भी ये सारी चीजें मैं लिख रखा हूँ। तो यहाँ पर सही आंसर बताओ। यहां पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 3%। खतरनाक पदार्थ मुख्य स्रोत जैसे लेड है, पीसीबी है, बेंजीन है, विनाइल क्लोराइड है। अब इसका सही आंसर बताओ प्यारे साथियों। लेड पेंट से संबंधित है, पीसीबी विद्युत इम्यूलेशन से संबंधित है, बेंजीन गैसोलीन से संबंधित है, विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक इंडस्ट्रियल उपयोग से संबंधित है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि आईएसए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह भारत एवं फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है। भाग लेने वाले अधिकतर देश दक्षिण गोलार्ध में है। हस्ताक्षरकर्ता देश 121 है। अधिकतर सूर्य की रोशनी से दीप्त देश इसमें भागीदार है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, आईएसए से संबंधित यह भारत फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, यह बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और हस्ताक्षरकर्ता देश 121 है, यह बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अधिकतर सूर्य की रोशनी से दीप्त देश इसमें भागीदार है, ये ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, बी, डी और ई। ठीक है। अब हम मिलते हैं कल वाली क्लास में बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी। हमने अब तक टोटल क्वेश्चन सोल्व किए हैं मेरे प्यारे साथियों 35 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताओ मेरे प्यारे लाडलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम दूसरी क्लास में।